Hi. It always seems impossible until it is done. Today is 29th of June 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Telegram quiz hai. Join our Telegram channel. Daily we are having 5 such questions. Then this is quiz number 59. Polity के आंसर्स हैं. Highest and final judicial tribunal होता है सुप्रीम कोर्ट. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब. देन न्यूजीलैंड में पहला कंट्री है जिसने विमेन को राइट टू वोट दिया था. कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे BN राव साहब. एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया फर्स्ट विमेन थी VS रमा देवी मैम. ओके, सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं. The reference to the nature in Charles Darwin's theory of evolution by natural selection was to what? इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? Crude oil is sometimes termed sweet because इनमें से क्या रीजन है? और ये जो स्वीट क्रूड ऑयल है ये कहाँ पर मिलता है? स्पेसिफिक किस एरिया में ये मिलता है? टेल. A wind farm इनमें से क्या होता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है पूगा वैली एज द मोस्ट प्रॉमिसिंग जियोथर्मल फील्ड फॉर पावर जनरेशन. ये पूगा वैली है कहां पर? बेसल कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है. दिस इज कंसर्न विद व्हाट? सो ये 5 सवाल हैं आज के लिए. आज की वोकैबुलरी है सेंटेनरी. इसका मतलब होता है शताब्दी. अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स. पॉम्प मतलब होता है वैभव. सेरेमनी एंड स्प्लेंडेड डिस्प्ले एस्पेशली एट अ पब्लिक इवेंट. वर्डांट इसका मतलब होता है, वर्डेंट का मतलब होता है ग्रीन है, बहुत ग्रीनरी है, ग्रासी है, लीफी है, दैट इज ग्रीन विद ग्रास और अदर रिच वेजिटेशन. स्टार्टलिंग का मतलब होता है चौंकाना, वेरी सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग और रिमार्केबल. स्पीयर हेडेड, यू स्पीयर हेडेड सम कैंपेन मतलब टू सर्व एज लीडर ऑफ, नेतृत्व करना. ओके, सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. इन वोकैबुलरी वर्ड्स में सिनोनिम और एंटोनिम्स इनको भी आप याद रखो. और ये जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं इसको इन यूज भी लो. वोकैबुलरी इन यूज. ओके, नाउ दिस इज CSAT. ये क्विज है ABCD, ट्राई टू आंसर. इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? और ये है अगेन वन क्विज जिसमें आपको बताना है, ये कुछ ऑर्डर दिया हुआ है, सॉल्व दिस क्विज एंड आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ दिस इज न्यूज बाइट्स. न्यूज बाइट्स में आज के जो नोट्स हैं वो है यूरेनियम पे. यूरेनियम मिला है रोहिल एरिया ऑफ सीकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. ऐसे सच न्यूज बाइट्स अब मैं डेली शेयर कर रहा हूँ, इनको भी एक बार अच्छे से आप पढ़िएगा. जैसे यूरेनियम डिपॉजिट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टू द एग्जाम प्रिपरेशन. जैसे जादूगोड़ा है, जादूगोड़ा झारखंड आंध्र प्रदेश में, झारखंड में है और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं. 23 ऑफ जून है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे. बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19, एनहेंसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये इस बार का थीम है. पब्लिक सर्विस डे. सिमिलरली 21 जून को इंटरनेशनल डे था योगा का और 2022 का थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी. वन नेशन वन राशन कार्ड, आपका एक राशन कार्ड ऑल ओवर इंडिया वर्क करेगा. 36th स्टेट बन गया है असम. वन नेशन वन राशन कार्ड. तो ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्डर पॉइंट्स है ना, इनका यूटिलिटी मेंस आंसर राइटिंग में भी है. ओके, तो फॉलो दिस न्यूज बाइट्स. ओके, नाउ 29th ऑफ जून 2022 आज के ये सवाल हैं. इन दोनों सवालों पे मेंस क्लासेस में हम क्या कर रहे हैं, मेंस क्लासेस में जैसे ये कल की क्लास थी, मेंस क्लासेस में हमने बेसिक फॉर्मेट देखा, बेसिक चीज़ें देखा, सिलेबस को डिस्कस किया अच्छे से, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. हमने एथिक्स के बारे में कल पढ़ा और ये जैसे आज जो मैंने आपको सवाल दिया है. सो द आइडिया इज, इस क्वेश्चन का कल हमने एक मॉडल टाइप आंसर भी देखा और दिस इज द हाईलाइट. हमने इस क्वेश्चन पे ग्रुप सेशन लिया, ग्रुप डिस्कशन किया. नाउ इमेजिन 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर डिस्कसिंग पुटिंग अक्रॉस देयर पॉइंट्स. और इससे जो पीयर लर्निंग है, कलेक्टिव लर्निंग है, मेंस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें जैसे सब्जेक्टिविटी भी होती है और डिफरेंट आइडियाज होने चाहिए. सो दिस इज रियली रियली गुड. अब ये जो सेशंस में हमने जो लर्निंग सीखी है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना भी जरूरी है, कंसोलिडेशन भी करना जरूरी है. सो दैट इज वाई
कल जो ग्रुप क्लास में हमने ये लर्निंग किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया इन दोनों सवालों का, अब इन दोनों सवालों को आपको लिखना है और उस पर एक बड़ा अच्छा सा आंसर तैयार करना है। जैसे 28 जून को हमने ये 2 सवाल के आंसर तैयार किए। आंसर सबमिट करना बहुत इजी है। गो टू अवर वेबसाइट srajanindia.1 और यहाँ पर डिस्कस इनेबल है। डिस्कस इनेबल है, सो ऑल यू हैव टू डू इज लॉग इन विद योर जीमेल आईडी। इसके बाद ज्वाइन द डिस्कशन में जाना है और जो आपने फोटोग्राफ्स लिए हैं हैंड रिटन क्वेश्चंस के, उसको सिंपली अपलोड करना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। जो पिक्चर है वो 5 MB से कम होना चाहिए, दैट्स ऑल। सो जैसे देखो, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो हैव अ लुक, यहाँ काफी सारे सबमिशंस हो चुके हैं, इनको आप देखो और आप भी आंसर प्रिपेयर करके सबमिट करो, ओके। और हम फॉलो कर रहे हैं +2 साइकिल, मतलब 28 को क्वेश्चन दिया है तो इसका 29 नहीं 30 को डिस्कशन करेंगे। तो 30 के न्यूज़पेपर वीडियो में आई विल डिस्कस दीज 2 क्वेश्चंस, ओके। सो दिस इज दैट। तो ये 2 सवाल हैं आज के लिए। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, जो मॉडल आंसर है उसको देखो, और साथ ही साथ जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो एक्स्ट्रा हमने पॉइंट्स देखे हैं उन सब को यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट करके बेस्ट पॉसिबल आंसर बनाने की कोशिश करो, फ्रेम करो बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल आंसर, ओके। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग दिस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सो दिस इज वेंसडे जून 29, 2022। बिफोर दैट यूट्यूब में आपके कमेंट्स हैं यूट्यूब 28 के वीडियो पे। सी अजय, दिस इज अगेन सो गुड। आपने IUCN रेड लिस्ट और हिमालयन सेरो का प्रेजेंट स्टेटस भी बताया, एक्सेलेंट। इंद्रानी, इकोटोन और एज इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। साक्षी, वंस अगेन एक्सेलेंट वर्क विद टाइम स्टैम्प, सारे आंसर्स यहाँ पे करेक्टली आंसर किए हैं, एक्सेलेंट। सेम अदिति, सी फ्रेंच ओपन। तो ये जो एडिशनल लर्निंग आप कर रहे हो ये आपको बहुत काम आएगा, दिस इज रियली रियली गुड। रत्ना प्रिया, दिस इज अगेन वेरी गुड, सारे आंसर्स हैं यहाँ पे। राज, वेरी नाइस। वोकैब, सी सपना, दिस इज वेरी नाइस, ओके। प्रोफ्लिगेसी एंड दिस, गुड। सीमा ने भी सारे आंसर्स यहाँ पे करेक्टली दिए हैं, एक्सीलेंट। सी अब जैसे हम देखते हैं, हमने पढ़ लिया कैग क्या है, अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, 148, 149, 150, 151, 151, इसको प्रोएक्टिवनेस बोलते हैं। सी मैंने आपको पहले भी बताया ये एग्जाम ऐसा नहीं है स्पून फीडिंग का, आपको भी एफर्ट्स मैच करने पड़ेंगे, प्रोएक्टिव होके काफ़ी एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। सो जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको आप करो और सप्लीमेंट्री उसको एडिशनल पॉइंट्स वहाँ पे इंक्लूड करो, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा उससे। सी आशीर्वाद, वोकैबुलरी एक्सेलेंट। अजय, दिस इज अगेन सो गुड। हम खुद से एफर्ट्स डालते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, इंटरेस्ट डेवलप होता है, दैट इज़ वाई आई एम एम्फेसाइजिंग सो मच। राइट आंसर, पार्टिसिपेट करो, डू दिस। साक्षी, वंस अगेन। राम नरेश, वेरी गुड। AK, एक्सेलेंट। सुंदर, इकोटोन, एक्सेलेंट। रत्ना प्रिया, रोशनी, वेरी गुड। गायन, सी खादर, भांगर, ये सारे वर्ड्स हैं, इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। इकोटोन, सुंदर, एक्सेलेंट। आर्टिकल 360, गौतम, 360, राम नरेश, AKJ, साक्षी, वर्षा, वेरी गुड। आशा, सीमा, सी कोर्स ज्वाइन करना बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ अभी। नंदनी, वेरी गुड। समीर, नंदनी, एंड दिस इज गौतम एंड समीर, एक्सेलेंट, वेरी गुड। सी इट इज़ वेरी सिंपल टू ज्वाइन द कोर्स, जस्ट विजिट अवर वेबसाइट। यहाँ पे एक स्कैन QR कोड है, स्कैन इट। फी इज जस्ट 1111। देर आर 2 कोर्सेज, दिस इज मेन्स एंड दिस इज प्रिलिम्स। Everything is very simple, straightforward. This is prelims, this is mains. Usually prelims और mains दोनों की study integrated होती है, so you can join both the courses. Fee is nominal. There is a nominal fee of ₹1111. When you pay the fee, you can also pay the fee via contribution button अगर UPI आपका work नहीं कर रहा है, okay? So इसके बाद you just have to take a screenshot and share that screenshot along with the course name to 1@srajanindia.1, this email. That's all. Then I will contact you. Okay, that's all from your end. All right. So आज की जो क्लास है वो होगी 9 PM पे। आज भी हम कंबाइंड क्लास करेंगे प्रीलिम्स और मेंस का, और कल जो 150 केस स्टडीज हमारी बच गई थी उन सारी केस स्टडीज को हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, रिगार्डिंग द केस स्टडी, तो केस स्टडीज लाइक दिस कि जितनी भी एथिक्स में केस स्टडीज आती है ना, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। तो सी इतने टाइप्स के केस स्टडीज पॉसिबल हो सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में। तो आज की जो मेंस की क्लास होगी उसमें इन सब को हम
बहुत अच्छे से ग्रुप डिस्कशन में पॉइंट्स यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज ऑल 150 केस स्टडीज का। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत यूजफुल होगा। ओके, सो लेट अस कम बैक टू द हिंदू न्यूज़पेपर। जो फ्रंट न्यूज है, दिस इज वेंसडे, फ्रंट न्यूज है G7 टू कैप रशियाज इनकम फ्रॉम ऑयल सेल्स। सी, ऑयल का सेल, तो रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल है और दिस गैस रिजर्व्स भी है। इसके अलावा और भी रशिया की इकोनॉमी है, इट इज़ वेरी डाइवर्सिफाइड। यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी है। तो लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट डेमोक्रेसी जो है G7 struck a united stance to support Ukraine as long as it takes। तो यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए G7 ये एक स्टांस ले रहा है। Russia's invasion grinds on and said they would explore far-reaching steps to cap Kremlin, Kremlin मतलब रशिया की कैपिटल, income from oil sales and that are financing the war। जो रशिया है, रशिया प्राइमरी एनर्जी सप्लायर है यूरोप का भी। तो यूरोप अगर एनर्जी सप्लाई लेता है रशिया से तो रशिया को इनकम होता है, प्लस यूरोप जो है वो डिपेंडेंट है रशिया में। सो दैट इज व्हाई दिस ऑल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सीवियर एंड इमीडिएट इकोनॉमिक कॉस्ट यहाँ पे लगाने की बात कर रहे हैं रशिया पे। वी रिमेन स्टेडफास्ट इन अवर कमिटमेंट टू अवर अनप्रेसिडेंटेड कोऑर्डिनेटेड ऑन सैंक्शंस फॉर एज लॉन्ग एज नेसेसरी, एक्टिंग इन यूनिसन एट एवरी स्टेज। यहाँ दो पहलू और भी हैं। जो नाटो है, नाटो को एक टाइम पे रेलिक माना गया था, रेलिक, कि ये वर्ल्ड वॉर 2 इराक का है, कोल्ड वॉर इराक का है। अब यूएसएसआर का भी डिसइंटीग्रेशन हो गया तो नेटो की क्या यूटिलिटी है। नेटो में जो मेजर सप्लायर है फंडिंग, वेपन्स एक्सेट्रा का, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेटो की जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं वो हैं यूरोपियन कंट्रीज, और यूरोप में ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हो गया है। तो कंट्रीज ये डिमांड कर रही थी कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस नेटो। यूएसएसआर का ऑलरेडी डिसइंटीग्रेशन हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था नेटो को डिसबैंड कर देना चाहिए, बट अब बिकॉज ऑफ दिस न्यू डेवलपमेंट नेटो में नया विगर और अब दिस यूनिसन आ गया है, यूनिसन, सब सेम पेज पे आ गए। सो दिस इज दैट। सो दिस इज जियो पॉलिटिक्स। लेट अस सी अभी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। सो दिस इज दैट। अब सी, प्राइम मिनिस्टर हेल्स यूएईज हेल्प ड्यूरिंग द पैंडेमिक। जो यूनाइटेड अरब एमिरेट है, इंडिया के काफ़ी क्लोज टाइज हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी विजिट किया यूएई को। प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, यहाँ इंडिया प्राइम मिनिस्टर साहब को सेरेमोनियल वेलकम भी हुआ फॉर टेकिंग ग्रेट केयर ऑफ 3.5 मिलियन इंडियन कम्युनिटी इन द यूएई। तो ये जो यूएई है और पूरा गल्फ कंट्री है, यहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंडियंस यहाँ पर वर्क पर्पस के लिए जाते हैं, वर्क पर्पस के लिए। तो दैट इज वाई ये जो पूरा गल्फ जोन है हमारे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो पैंडेमिक के टाइम पे यहाँ पे भी क्लोज कोलैबोरेशन था, उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया। मीटिंग हुआ गल्फ कंट्री के रूलर से ड्यूरिंग अ स्टॉप ओवर एट अबू धाबी वाइल रिटर्निंग फ्रॉम G7 में मीट इन जर्मनी। तो ये मीटिंग हुआ यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो दिस इज फ्रंट पेज। अब जो नेक्स्ट है वो है एडिटोरियल। द एसेंस ऑफ टाइम, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। टाइम पे किया हुआ कार्य होना चाहिए। क्या होता है कि इसमें जो कॉन्टेक्स्ट है वो एंटी डिफेक्शन का है, एंटी डिफेक्शन। अब सी, जो प्रीलिम्स की हमारी क्लास थी, मेंस की क्लास थी, क्लास नंबर 5, इसमें हमने बहुत अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, सोशल मीडिया से रिलेटेड हमने बात किया, सेंसरशिप, और हमने साथ ही पढ़ा था एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। एंटी डिफेक्शन, इससे रिलेटेड इश्यूज और वे फॉरवर्ड। ये टॉपिक हमने न्यूज़पेपर में भी कई बार देखा है, एंटी डिफेक्शन को कैसे चेक किया जाए। बिकॉज डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, या फिर जो इलेक्शन है, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके एथोज, आया राम गया राम, इस टाइप की सिचुएशन डेवलप होती है। सो उन सब चीज़ों को स्टॉप करने के लिए 1985 10th शेड्यूल में आया था एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसका फर्दर बाद में अमेंडमेंट भी होगा। अब बात ये आती है कि एंटी डिफेक्शन में जो प्रोविजन दिया है डिसीजन लेने का, वो दिया है स्पीकर के पास, लीडर ऑफ द हाउस, स्पीकर, चेयरमैन या स्पीकर। अब जो स्पीकर है, स्पीकर एट टाइम्स ये डिसाइडेड नहीं है कि वो कितने टाइम पे डिसीजन लेंगे। स्पीकर
सपोज्ड हैं टू एक्ट इन अ नॉन पार्टिसन अनबाइज्ड मैनर एज वेल। प्लस जो स्पीकर हैं क्या उनके पास इतनी कॉम्पिटेंसी है कि वो लॉज या इससे रिलेटेड सब्जेक्ट में वेल वर्स होकर डिसीजन वहाँ पे सुना पाए। तो आर्ग्यूमेंट ये है कि स्पीकर का जो डिसीजन है वो डिसीजन स्पीकर के बजाय से इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए और इसमें जुडिशियल रिव्यू भी होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू। तो द एसेंस ऑफ टाइम, डिसिडेंट लेजिस्लेटर नीड टाइम टू गैदर इनफ मेंबर टू वोट आउट ऑफ द रिजीम। तो यहाँ जो जुडिशियल इंटरवेंशन है कि जो डिस्क्वालीफाई करना है लॉ मेकर्स को। डिस्क्वालीफाई कैसे होते हैं? जैसे आपने ए पार्टी से चुनाव जीता और आप चुनाव जीत के संसद में गए या विधानसभा में गए, अब आपने ए पार्टी से ही सदस्यता खत्म कर दी तो आपकी संसद और दिस से विधानसभा की सीट भी लैप्स हो जाएगी। तो दिस इज एंटी डिफेक्शन। अब इसमें जैसे हमने पढ़ा था बाईपास कैसे करते हैं, अगर ये सपोज लैप्स हो भी गई, ये सीट खाली भी हो गई, तो खाली सीट का फिर से चुनाव कराया जाएगा, ये होंगे बाय पोल्स। अब जो कैंडिडेट है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑब्वियसली पॉपुलर कैंडिडेट है, तो चुनाव अगर सीट खाली हुई तो ये जो कैंडिडेट है जो एंटी डिफेक्शन के कारण चुनाव की जो सीट थी वो लूज कर गया था, अगला जो चुनाव बायपोल होगा उसमें वो दूसरी पार्टी के साथ आके वापस बायपोल चुनाव जीत जाएगा। तो विद इन 6 months वो फ्रॉम दिस पार्टी टू सेकेंड पार्टी आया और वापस अपनी उसी पोस्ट पे पहुंच गया। तो जो एंटायर पर्पस है एंटी डिफेक्शन का वो तो डिफीट हो गया, बिकॉज यहाँ पे एंटी डिफेक्शन एक काइंड ऑफ डिटूअर बस हो रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ जो रूल्स हैं क्यों ना ऐसा बनाया जाए कि एंटी डिफेक्शन हो रहा है तो रेस्ट ऑफ द सेशन में वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ऐसा कोई प्रोविजन हो। दूसरा इसमें बात है जैसे 10th शेड्यूल है 1992 किलोटो होलोहन केस में कहा था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने वैलिडिटी ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको अपहोल्ड किया। स्पीकर्स डिसीजन वाज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। एक्चुअली एक टाइम ऐसा आया था जिसमें स्पीकर डिसीजन को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया गया था, तो कोर्ट ने कहा कि स्पीकर का डिसीजन भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है पर कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स में। इट ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट दिस शुड टेक प्लेस आफ्टर अ फाइनल डिसीजन। जब स्पीकर ने डिसीजन ले लिया, किसी को हटा दिया, डिफेक्शन हो गया, देन उसको आप चैलेंज कर पाओगे सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट्स में। ऐसा नहीं कि डिसीजन नहीं हुआ है उससे पहले आप कोर्ट पहुंच गए। देयर कैन बी नो इंटरिम ऑर्डर एक्सेप्ट इफ देयर इज एन इंटरिम डिस्क्वालिफिकेशन और सस्पेंशन। तो कोर्ट तभी इंटरवीन करेगा जब एक्चुअल में वो इवेंट हो गया है, फिर उस डिसीजन का कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगा। तो ये था 1992 केस। There are court judgments that say compliance with natural justice is not based on the number of days given, but on whether sufficient opportunity was given before a decision. जैसे नेक्स्ट डे कब ग्राउंड जो टेस्ट है, फ्लोर टेस्ट है, वो किस डेट पे कराएंगे, या फिर जो कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई करना है एंटी डिफेक्शन से उनको कुछ टाइम दिया जा रहा है। से अगर टाइम 2 महीने का टाइम दे दिया तो क्या ये जस्ट के कॉज होगा? बिकॉज यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि कितना टाइम देना है। या फिर अगर उससे बोला गया 24 घंटे के अंदर प्रूव करो तो क्या वो जस्ट कॉज होगा? तो यहाँ जो डिस्क्रिशन है दिस स्पीकर का, इस पे भी एक सवाल उठता है। Based on a conclusion of this case, presiding officer should not adjudicate any defection complaint while a motion for its own removal is pending. अब देखो, अगर स्पीकर के रिमूवल या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसी के रिमूवल का एक कंप्लेन चल रहा है, तो क्या अगर एंटी डिफेक्शन का काम होगा तो क्या वो स्पीकर को उस केस में उस कंप्लेंट को सुनना वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा? एडजुडिकेट कर पाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिफेक्शन कंप्लेंट को जब खुद प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रिमूवल पेंडिंग है? तो दिस डिसेंट सेंड्स अ मोशन टू गेट द डेप्यूटी स्पीकर रिमूव्ड। तो ये अभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे बातें चल रही है, इसको हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे पॉलिटी डिस्कस करेंगे। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पॉलिटी इससे रिलेटेड यहाँ डिस्कशन करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ, when defection is seen as a serious menace by the constitution, courts should not act in furtherance of it. The duty to protect those wrongly disqualified is important, but so is calling to account defectors whose motives are suspect. तो यहाँ पे fair, unbiased, just manner पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को अपहोल्ड करते हुए जुडिशरी एट टाइम्स इंटरवीन कर सकती है। दिस इज ग्लिमर ऑफ होप। यूएस में एक प्रॉब्लम है, वैसे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम जो है वो है गन वायलेंस का। तो यूएस स्टिल हैज़ अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन टू रिजॉल्व ऑन अनरिस्ट्रिक्टेड गन ऑनरशिप।
तो लॉन्ग रोड अहेड है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है गन ऑनरशिप को रिस्ट्रिक्ट करने का, रेगुलेट करने का। देन दिस इज पॉलिटिकल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रिमेंबरिंग द प्लान मैन ऑफ इंडिया। जो अभी नीति आयोग आया, नीति आयोग कब आया टेल, नीति आयोग कब आया है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है और नीति आयोग के नए सीईओ कौन है टेल, और नीति आयोग कब आया था। नीति आयोग क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, विच टाइप ऑफ बॉडी इज, या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी, व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इज दिस नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या है, डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा। इसके पहले प्लानिंग कमीशन चलता था, प्लानिंग कमीशन, और एक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पीसी महालनोबिस मॉडल। ये कौन सा नंबर का प्लानिंग कमीशन था टेल, कौन से नंबर का प्लान था, पीसी, और पहला प्लान था उसका भी नाम बताइए, उसके जो आर्किटेक्ट है उनके नाम से हम जानते हैं, तो दिस इज पीसी महालनोबिस मॉडल। ओके, तो अब स्टैटिस्टिक्स डे होता है जून 29, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ये इसलिए मनाया जाता है जो कंट्रीब्यूशन है प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्र महलनोबिस का, आपने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया डेटा स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा में, प्लानिंग में, तो इसलिए जून 29 हम स्टैटिस्टिक्स डे बनाते हैं, आपका बर्थडे भी है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल कल्चर इन इंडिया। अब व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, जैसे डेटा हुआ, नंबर हुआ, रिपोर्ट्स हुआ, जैसे एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना। ये डेटा देखने में तो काफ़ी बोरिंग काम लगेगा कि डेटा कलेक्शन हो रहा है, नंबर्स क्रंचिंग हो रही है, डेटा एंड ऑल। इसकी यूटिलिटी क्या होती है, इसकी यूटिलिटी होती है चीज़ों को समझने के लिए। इंडिया है 1.41 बिलियन बड़ा पीपल कंट्री, पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन को कैसे गवर्न करना है, पॉपुलेशन की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, जो फाइनेंस है, रिसोर्सेज है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस बेसिस पे करोगे, डेटा होना चाहिए ना। जैसे आपकी मार्कशीट होती है, तो ऐसे वी नीड सम डेटा, उस डेटा के हिसाब से हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो ये जो डेटा है इस ह्यूज स्केल का, ये काम आता है स्टैटिस्टिक्स, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, रिकॉर्डिंग एटसेट्रा। तो कंसर्न्स आते हैं डेटा कलेक्शन में, अगर डेटा ही गलत आया है तो उससे बेसिस जो रिपोर्ट बनाएंगे वो भी गलत होगी, जो डिसीजन मेकिंग होगा वो भी गलत होगा। तो कंसर्न्स रिगार्डिंग डेटा कलेक्शन, उसका पब्लिकेशन टाइम पे हो, कई बार जैसे हमारा दिस सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे हुआ, उसका डेटा ही पब्लिश नहीं हुआ बहुत टाइम तक। फिर डेटा की क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो डेटा अलोन इज नॉट सफिशिएंट, डेटा साथ में डेटा कलेक्शन, पब्लिकेशन, क्वालिटी एंड देन एनालिसिस एंड रिपोर्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये जरूरी होता है। तो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो है प्रोफेसर महलनोबिस के टाइम पे जो फाउंडेशन है काफ़ी अच्छी यहाँ पे डाली गई। बाकी यहाँ पे बताया गया है महलनोबिस साहब के बारे में कि ये नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम किया, टैगोर साहब के साथ काफ़ी क्लोज टाइज थे, टैगोर एंड महलनोबिस। देन इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि के टाइम पे, व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट गीतांजलि टेल, गीतांजलि 1912 में जब टैगोर साहब लंदन गए थे, गीतांजलि ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि, व्हाट सो स्पेशल अबाउट दिस गीतांजलि। ओके, सो इसमें ये बताया गया है कि टैगोर साहब एंड महलनोबिस साहब का काफ़ी दिस क्लोजर टाइज रहे। इसके बाद सत्येंद्र नाथ बोस साहब। तो द आइडिया इज ये जो कल्चर डेवलप हुआ स्टैटिस्टिक्स का, डेटा का, ये इनमें महलनोबिस जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओके, स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी हुआ, विश्व भारती में काम किया, फिर टैगोर्स डांस ड्रामा हैड अ प्रीमियर कैलकाटा यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम पे भी। सो इस तरीके से ये जर्नी ट्रेस की गई है। सी, ये काफ़ी अच्छी लाइन है, there is little denying that data in general is on an ever expanding pathway। डेटा जिस तरीके से जनरेट हो रहा है ना, और जब से इंटरनेट एंड एटसेट्रा हुआ है, डेमोक्रेटाइज हो गया है डेटा क्रिएशन एंड देन कलेक्शन, तो ये बहुत रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपोनेंशियली। स्टैटिस्टिक्स जो है ये एक सब्जेक्ट है, ऑल्सो चेंजिंग अमिड अ वेव ऑफ डेटा साइंस, ये भी इवॉल्व हो रहा है, अडॉप्ट हो रहा है। अटेम्प्ट्स हैं ट्रांसफॉर्मिंग द प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग, मर्जिंग नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस विद द सीएसओ, और नया अभी बॉडी कौन सी है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो पहले एनएसएसओ था और सीएसओ था, इन दोनों को मिलके बना दिया एनएसओ, एनएसएसओ एंड सीएसओ अब एनएसओ बन गए। पर दिस इज नॉट सफिशिएंट, हमें और चेंजेस और रिफॉर्म्स, जो क्वालिटी है डेटा कलेक्शन प्रोसेस एंटायर, उसमें अपडेट्स रिक्वायर्ड है। तो हमें चाहिए होगा इनोवेशन, डेडिकेशन और डिलीजेंस, इनोवेशन, डेडिकेशन एंड डिलीजेंस। कल एथिक्स में हमने लैक्सिकन देखा था ना, वोकैब वर्ड्स, एथिकल, एथिक्स के वर्ड्स,
ये 3 वर्ड्स और ऐड कर लो उसमें, इनोवेशन, डेडिकेशन और डिलीजेंस होना भी ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज प्लान मैन ऑफ इंडिया। ब्रिंग द शाइन बैक ऑन गवर्नमेंट जॉब्स, यहाँ पे बात है गवर्नमेंट जॉब्स, दिस इज देयर। गवर्नमेंट जॉब्स के साथ कई बार ये चीज़ एसोसिएटेड होती है, एक तो सिक्योरिटी माना जाता है, सिक्योरिटी ऑफ दिस, देन जो सर्विस जो है आप डायरेक्ट गवर्नमेंट का पार्ट बन के सर्व कर सकते हैं, रीच आपका जो आप सर्व करना चाहते हो वो बढ़ जाता है। सो ब्रिंग द शाइन बैक ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स में क्या लिखा होता है, सर्विस लिखा होता है। तो गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये नहीं होना चाहिए जैसे फौज ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है कि हम केवल सिक्योरिटी या जॉब के लिए या नौकरी के लिए इसलिए नहीं जा रहे हैं। द आइडिया इज देयर इज अ पर्पज। फौज में भी इफ यू आर ज्वाइनिंग फौज देयर इज अ पर्पज, सर्व द कंट्री लाइक दैट। सिमिलरली गवर्नमेंट जॉब्स में भी देयर इज सर्विस, सर्विस इज रिटन। ये जितने भी यूपीएससी से हम सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट। ओके, तो दिस शुड ऑल्सो बी नोटिस्ड। अ प्रॉब्लमेटिक प्रोविजन, यहाँ जो बात है वो बात है अगर किसी को, जैसे सेक्शन 62(5)(a) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा है, अगर किसी पर्सन को कन्फाइन किया गया है फॉर से सम रीजंस, अभी वो अंडर ट्रायल है, तो क्या वो अपना वोट डाल पाएगा? आर्टिकल 326 बोलता है एडल्ट फ्रेंचाइजी है हमारे यहाँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, सबको वोट डालने का अधिकार है 18+। बट द पॉइंट इज, क्या अगर वो पर्सन, दूसरा हमारा मैंडेट ये बोलता है हमें डीक्रिमिनलाइज भी करना है सारी चीज़ों को, तो क्या वो पर्सन अपना वोट कास्ट कर पाएगा जिसको अभी बुक कर रखा है, या फिर वो अभी कॉन्विक्टेड नहीं है? कॉन्विक्टेड मतलब एक होता है अंडर ट्रायल, मतलब प्रेमा फेसी उसको अरेस्ट कर लिया गया है, अब उस पर चार्जेस होंगे, कोर्ट डिसाइड करेगा गिल्टी नॉट गिल्टी लाइक दैट, तो वो अंडर ट्रायल है। और ये अंडर ट्रायल अभी जेल में जितने लोग हैं उसके 75% पीपल अंडर ट्रायल है, अभी अंडर ट्रायल। सो द पॉइंट इज, अगर केवल अंडर ट्रायल्स हैं, जैसे 62(5) जो है सेक्शन 62(5) आरपीए 1951 का, अगर ये यार्ड स्टिक है कि केवल कन्फाइनमेंट में ही हम उनको एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वोट डालने का अधिकार वो डिनाई करेंगे, तो क्या ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं चला जाएगा? क्योंकि अंडर ट्रायल प्रिजनर 75% है, 5 लाख लोग हैं, ये वोट नहीं डाल पा रहे। जब तक गुनाह सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो अंडर ट्रायल है, कॉन्विक्टेड नहीं हुआ है। तो द आइडिया इज सेक्शन 62(5) जो है 1951, ये जो यार्ड स्टिक है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का, इसको क्या रिविजिट करने की जरूरत है? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे जैसे केसेस होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कुछ यहाँ पे कास्ट वोट नहीं कर पाए बिकॉज वो कन्फाइनमेंट में थे। ओके, तो ये सवाल है प्रॉब्लमेटिक प्रोविजन, डिसएनफ्रेंचाइजिंग ओनली सर्टेन क्लासेस ऑफ प्रिजनर हो, क्योंकि जो क्राइम होता है उसकी भी कैटेगरी होती है। कुछ होते हैं जैसे वो हीनस क्राइम है, कुछ क्राइम होते हैं जो नॉट दैट सीरियस इन नेचर है, क्राइम है बट नॉट दैट सीरियस इन नेचर। तो वोट डालने से अगर हम उनको डिप्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें फर्दर एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स एंड प्रिजनर्स का, अ प्रॉब्लमेटिक प्रोविजन। ओके, then this is India's imports from Russia soar amid sanctions। तो रशिया से हमने काफ़ी इंपोर्ट किया है, ऑयल है, इसके अलावा दूसरे लॉजिस्टिक्स भी हैं। सी, काफ़ी अच्छा डेटा चार्ट है, जैसे क्रूड ऑयल हमने इंपोर्ट किया है ना, पेट्रोलियम है, प्रोजेक्ट गुड्स, सनफ्लावर ऑयल है, फर्टिलाइजर, सिल्वर। ओके, ये सारी चीज़ें। एंथ्रासाइट कोल है। आप बताओ एंथ्रासाइट कोल क्या होता है? ये एंथ्रासाइट कोल है। इंडिया में एंथ्रासाइट कोल कहाँ मिलता है? एंथ्रासाइट कोल, कोल का ये जो कैटेगरी है बिटुमिनस, इग्नाइट, पीट, दिस इज एंथ्रासाइट, ये किस बेसिस पे बना गया है? इंडिया में इन सब कोल डिस्ट्रीब्यूशन का एक रफ आइडिया बताइए, जैसे ये एंथ्रासाइट है। सो दिस इज इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। फ्यूल भी देखो, इतनी कंट्रीज जैसे इराक, सऊदी, यूएई, रशिया नंबर 4 पे आ गया है। सी, इतना हमने फ्यूल इंपोर्ट किया रशिया से, शेयर ऑफ फ्यूल। रैंकिंग ऑफ टोटल इंपोर्ट्स में भी नंबर 6 पे है। यूजुअली चाइना, यूएई, यूएस से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। टोटल इंपोर्ट्स में भी रशिया, तो रशिया के साथ जो टाइज हैं पिछले कुछ टाइम पे, जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिलेशंस हैं, दिस ऑन ट्रैक ही रहे हैं डिस्पाइट दिस सैंक्शंस। देन क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है, फैक्ट चेकिंग बहुत ज़रूरी होती है, फैक्ट चेक। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ एमपी, सिविलियन डेथ्स एंड पीक इन पावर।
कंटेंट क्रिएटर केवल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है ऑल टाइप ऑफ सच नॉनसेंस कंटेंट का, वो लोग भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जो ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, वायरल करते हैं, शेयर करते हैं. सो वी ऑल हैव टू बी लिटिल बिट मैच्योर. फैक्ट चेकिंग. चाइनाज इंटरवेंशन इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये हमने मैपिंग में देखा था. ये अफ्रीका है, दिस इज अफ्रीका. तो ये जो एरिया है दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है. हॉर्न, यहाँ पे जैसे कंट्रीज हैं कीनिया, जिबौटी, इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, साउथ सूडान, युगांडा. सो दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका. इसके ऊपर फिर रेड सी आ जाएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका इन टोटल चाइना का अभी बहुत इंटरेस्ट है अफ्रीका में. अफ्रीका में अभी तक यूरोपियन पावर्स का प्रेजेंस रहा है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूरोपियन पावर्स एंड यूएस और अफ्रीका इन दोनों के बीच में वेजेस बढ़ रहे हैं. अफ्रीका में एक सेंस ऑफ लाइक डिसग्रंटल्ड भी फील कर रहे हैं वो, बिकॉज ऑफ दिस यूएस एंड यूरोपियन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे या उनके साथ जो टाइज हैं वो फ्रूटफुल रिलेशंस नहीं है. तो अफ्रीका भी खुद को डाइवर्सिफाई करना चाहता है. कोई एक कंट्री जो यूरोप और यूएसए इसको मैच कर सकती है तो वो है चाइना. सो दैट इज वाई चाइना की प्रेजेंस अफ्रीका में बढ़ती जा रही है. यहाँ इन कंट्रीज जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, चाइनीज प्रेजेंस यहाँ पे थ्रू आउट द अफ्रीका, सारे कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कंट्रीज में चाइनीज प्रेजेंस इज इंक्रीजिंग. ओके, अब देखो जनवरी 2022 में 17th ट्रिप थी अफ्रीका की चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की. सी दिस टेल्स द सिग्निफिकेंस कि अफ्रीका कितना टॉप प्रायोरिटी पे है चाइना की. जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे अफ्रीका में वो थे, कंट्रोल करो पैंडेमिक कोविड-19, बिकॉज अफ्रीका में देखो वैक्सीनेशन सप्लाई भी नहीं हुआ. अफ्रीकन कंट्रीज ने डिमांड किया, ऑल्दो गावी अलायंस था, अफ्रीकन कंट्रीज ने डिमांड किया कि वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो वेव ऑफ करें और इजीली वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें. बट कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ने जो मैन्युफैक्चरर हैं मेडिसिन के, उन्होंने अलाउ नहीं किया, यूएस कंपनीज. सो एक यहाँ पे दिस कंट्रोलिंग द पैंडेमिक में अफ्रीका डिफिकल्टी पे आया. एक फोरम है चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन आउटकम्स और अपहोल्डिंग कॉमन इंटरेस्ट वाइल फाइटिंग हेजेमोनिक पॉलिसी. हेजेमनी, बिकॉज अफ्रीका का मैप भी देखो ना कॉन्टिनेंट का, इसमें उसमें सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ कर रखी है. वो इसलिए ड्रॉ कर रखी है बिकॉज ये मैप ऑन पेपर बना है, ऑन फील्ड नहीं बना. पूरा अफ्रीका कोलोनाइज किया गया था बाय दिस यूरोपियन पावर, इंपीरियलिस्ट पावर. तो दिस इज ऑल्सो वन ट्रेंड. Then Africa has been keen on interacting with China despite accusation of debt trapping. ये चाइना का गेम प्लान everybody knows, but still अफ्रीका इंटरैक्ट करना चाहता है. चाइना के प्रोजेक्ट अफ्रीकन गवर्नमेंट में हैव मोस्टली बीन वेलकमिंग. चाइना का जो मूव है टू प्ले अ रोल इन द एरिया ऑफ सिक्योरिटी. अब जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका अगर चाइना की प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग रहेगी इस एरिया में तो ऑब्वियसली ये जो रेड सी है, स्वेज कैनाल है, इधर का अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नेचुरल रिसोर्सेज है, चाइना का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा वहाँ पे. तो अफ्रीका का जो इंटरेस्ट चाइना का है वो अब चाइनीज पॉलिसी भी जो आ रही है नॉन इंटरवेंशन की दिखा रहा है. चाइना का मैसेज है कि प्रेजेंस उसकी कॉन्टिनेंट में इंक्रीज हो रही है एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है. सो दीज आर द थिंग्स. ऑलराइट, बाकी यहाँ पे कुछ बात ऐसा बताया है कि कौन से इनिशिएटिव्स पहले हुए हैं. 2035 विजन फॉर चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन था. प्राइमरी इंटरेस्ट जो चाइना का है स्ट्रैटेजिक भी है, पोर्ट बिल्डिंग भी हो रहा है. जैसे यहाँ एट्रिया, नैरोबी में रेल लाइन, ये सारे पोर्ट्स बना रहे हैं. रेड सी का एक्सेस. देन चाइनीज इंटरेस्ट यहाँ पे ऑयल एंड कोल पे भी है. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बहुत हद तक अनएक्सप्लोर्ड है अभी भी. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कोल की भी अच्छी खासी प्रेजेंस है. तो अफ्रीका के इन नेचुरल रिसोर्सेज पे चाइना आई कर रहा है. फोर्थ मेजर एरिया जो है वो मैरीटाइम इंटरेस्ट है. मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा है. शी जिनपिंग जो है डॉक्ट्राइन वो मिलिट्री माइट पे ज़्यादा बेस्ड है, मसल पावर. तो जिबौटी एटसेट्रा में यहाँ पर चाइनीज़ अपना मिलिट्री बेस भी बनाएगा. तो यूएस ने स्पेकुलेट किया है कि चाइना विशेस टू बिल्ड अनदर मिलिट्री बेस इन कीनिया, तंजानिया, लाइक दिस. सो ये चाइना का पूरा यहाँ पे गेम प्लान चल रहा है. दैट इज़ वाई ये जो चाइनीज़ दिस ऑफिशियल्स हैं, 17th विजिट हुआ है चाइनीज़ के फॉरेन मिनिस्टर का अफ्रीका में इन पास्ट 1 ईयर. सो दिस टेल्स कि चाइना किस डायरेक्शन में यहाँ पे बढ़ रहा है. अब देखो अफ्रीका को भी चाइना एक ऑल्टरनेट लग रहा है यूरोपियन पावर का.
यूरोपियन पावर का। अफ्रीका में थोड़े सेंटिमेंट्स क्रिटिसिज्म होता है यूरोपियन पावर का। तो अफ्रीकन गवर्नमेंट विच डू नॉट कॉन्फॉर्म टू वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये चाइना और रशिया से ज़्यादा बेटर इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज न्यू डेवलपमेंट अफ्रीका। देन G7 प्लान टू काउंटर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगेन चाइना को काउंटर करना है बेल्ट एंड रोड। बेल्ट सी है, रोड क्या लैंड है? आंसर बेल्ट सी है या लैंड है? रोड लैंड है या सी है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये एक पहले सिल्क रूट होता था एंशियंट टाइम पे। अब चाइना के पास बहुत पैसा है तो चाइना चाहता है इस पैसे का इन्वेस्टमेंट करना। तो ये जो सिल्क रूट है एसी में चाइना ने जगह जगह लैंड में भी और सी में भी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं, कंट्रीज हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया इस रूट पे। और इसी का नाम रखा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ऑफ कोर्स इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया बिकॉज टाइगर जो होता है वो बेल्ट नहीं पहनता है। सो एक कोट ऐसा एक कार्टून आया था कि इंडिया ने डिनाई कर दिया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करने से। सी बट यहाँ पे BRI के कुछ कंट्रीज ने ज्वाइन किया और वो सारी कंट्रीज अभी काफी ज्यादा रिग्रेट भी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस श्रीलंका डेट ट्रैप। सो द पॉइंट इज यहाँ चाइनीज इन्वेस्टमेंट की बात थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात थी, स्ट्रैटेजिक भी चाइना अपने आप को यहाँ पे पोजीशन करने की कोशिश कर रहा था। एक थ्योरी आई थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये क्या होता है टेल? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो ये एक्चुअली IRGS2 में ये सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब चाइना ने क्या किया? चाइना यहाँ पे मिडिल इनकम कंट्रीज इन सबको टारगेट किया। जैसे आज की डेट में अब अफ्रीका को टारगेट कर रहा है और यहाँ पे जो पॉलिनेशियन कंट्रीज हैं, है ना, इन सबको दिस पैसिफिक ओशन में जो स्मॉलर कंट्रीज हैं, आइलैंड्स हैं, इनको टारगेट किया जा रहा है। तो दिस वाज द गेम प्लान ऑफ चाइना। BRI ऑल्दो इतना सक्सेसफुल रहा नहीं है बट अब BRI को काउंटर करने के लिए ये आ रहा है PGII। ये क्या है? G7 कंट्रीज ने अभी अनाउंस किया। G7 मतलब UK, जापान, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन भी। काउंटर करना है चाइना के BRI को बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से। 40 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा दिस PGII। ऑलराइट, PGII। सो दिस इज द न्यू प्लान। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म है PGII। तो अगेन अब जैसे चाइना के साथ प्रॉब्लम ये होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है चाइना के साथ। तो ये जो G7 कंट्रीज हैं ये बता रही हैं PGII वैल्यू ड्रिवन होगा, हाई इम्पैक्ट होगा, ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप होगी और इससे जो रिक्वायरमेंट है कंट्रीज की वो फुलफिल होगी। 600 बिलियन ऐसा कुछ नंबर यहाँ पे दे रखा है। ग्लोबल सप्लाई चेन को भी हेल्प होगा। अब सी इंडिया ने BRI पे इतना एम्फेसिस नहीं किया था बट यहाँ इंडिया थोड़ा ओपन अप हो रहा है। प्रोजेक्ट्स कैसे होंगे? तो प्रोजेक्ट्स 4 कैटेगरीज के होंगे यहाँ पे। पहला कैटेगरी होगा फोर पिलर्स हैं प्रोजेक्ट्स जिसमें इन्वेस्टमेंट होगा। पहला होगा जैसे क्लाइमेट क्राइसिस, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी पे काम किया जाएगा, क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन बनेगी, नंबर 1। दूसरा होगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ICT, नेटवर्क फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजी, 5G 6G, मतलब ICT पे फोकस होगा। तो पहला क्लाइमेट, दूसरा ICT, तीसरा जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी पे एम्फेसिस होगा एंड लास्टली ग्लोबल हेल्थ पे एम्फेसिस होगा। ओके, तो ये 4 एरिया PGII के हैं। फर्स्ट इज क्लाइमेट, सेकंड इज ICT, थर्ड इज अबाउट जेंडर इक्विटी एंड फोर्थ इज अबाउट हेल्थ। इन 4 एरिया पे वर्क होगा ट्रांसपेरेंट मैनर में। तो ये चाइना के BRI को काउंटर करने की बात है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ओके, सो दिस इज देयर। अब यहाँ पे लेट अस सी इसको आगे कैसे कंटिन्यू किया जाता है, बिकॉज ऐसे इनिशिएटिव्स अक्सर स्टार्ट तो बहुत फैनफेयर से होते हैं बट फिर वो स्टीम लूज कर देते हैं, इतना आगे बढ़ते नहीं है। लेट अस सी G7 लीडर्स ने एम्फेसाइज किया है ट्रांसपेरेंसी जो चाइना के साथ एट टाइम्स मिसिंग होती है। इसमें जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कम्प्लीटली इलीगल है, तो यहाँ पे जैसे पाकिस्तान भी डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है चाइना के, पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड। तो G7 का ये जो इनिशिएटिव है वो ऐसे फ्लोट सेल करने की कोशिश की जा रही है। दिस इज PGII। GST में रिफॉर्म्स का रिक्वायरमेंट है 2022, 5 साल हो गए GST रिफॉर्म्स नेसेसरी। Then this is chopper, this is news, NHRC to advisory to center states on truck driver। अभी जो NHRC है this is a very important body, ये ह्यूमन राइट्स की बात करता है। ट्रक ड्राइवर्स के भी जो ह्यूमन राइट्स है वो यहाँ पे बताए।
NHRC। क्या NHRC किसी मैटर का सुओ मोटो कॉग्निजांस ले सकता है? NHRC किसी मैटर का जो आज से 2 साल पहले हुआ है उसको क्या NHRC वहां पे स्टडी कर सकता है? NHRC क्या एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है? क्या NHRC का जो चेयरमैन है, NHRC का जो चीफ है, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनका टेन्योर कितना होता है? इनका टेन्योर कितना होता है? लेटेस्ट क्या नंबर है? ओके, ये 3-4 सवाल है। Then step up vigil to contain COVID surge. COVID is still out there. Be careful. कोस्ट गार्ड का स्क्वाड्रन बन रहा है पोरबंदर। ओके, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3S यहाँ पे डिप्लॉयड होंगे। ऑलराइट, तो दिस इज कोस्ट गार्ड 835 स्क्वाड्रन यहाँ पे बनेगा। ऑलराइट, सर्च रेस्क्यू ये सारा काम यहाँ पे देखा जाएगा। ओके, देन इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट रिज्यूम ट्रायल ऑफ फुल बॉडी स्कैनर। श्रीलंका हॉल्स फ्यूल सेल्स। श्रीलंका में बहुत डिफिकल्टी है, अभी फ्यूल सेल्स फॉर 2 वीक्स बंद करना पड़ा। रशिया ऑफेंसिव विल एंड व्हेन यूक्रेन सरेंडर्स। चाइनाज इकोनॉमी रिकवरी फाउंडेशन वीक है। ट्रम्प एंड दिस इज रेट एडजस्टमेंट लूम एज जीएसटी काउंसिल मीट्स फर्स्ट टाइम इन 2022। तो जीएसटी काउंसिल है, आर्टिकल 279A, यहाँ डेमोक्रेटिक वे में डिसीजन मेकिंग की बात होती है। लेट अस सी इस मीटिंग में आगे क्या बात आती है। ऑयल एंड दिस इज कैपेसिटी UAE रुपी 79 क्रॉस हो गया है। एयर इंडिया को नए प्लेन्स चाहिए। ऑनलाइन स्किल गेमिंग। देन दिस इज रिलायंस जियो चेयरमैन। ओके, देन दिस इज स्पोर्ट्स चेस ओलंपियाड। ऑलराइट, सो दिस इज टुडेज पेपर। और इसके अलावा आज हम जानते हैं बिहार के बारे में। तो ये बिहार है। बिहार कितने राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है? 10 राज्य भी बताइए और इंटरनेशनल बॉर्डर भी बताइए। बिहार, तो स्टेट एनिमल क्या है बिहार का? गौर, इंडियन बाइसन। स्टेट बर्ड है हाउस स्पैरो। स्टेट ट्री है पीपल और स्टेट फ्लावर है मैरीगोल्ड। जो गौतम बुद्ध है उनको एनलाइटनमेंट मिला था किस ट्री के अंदर और किस प्लेस में मिला था? आंसर, तो दिस इज स्टेट ट्री पीपल। ऑलराइट, so this is the Hindu newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.